आपका सबका स्वागत है कि मेडिसिन के हिसाब से सबसे पहले जो आता है वो रोमैटिक। ये अब काफ़ी बीमारी कम हो गई है, इतनी एंटीबायोटिक्स वगैरह आ गई हैं, परंतु अभी भी हम लोग ये बीमारी देखते हैं। उसमें बस ये होता है कि जोड़ों में दर्द होता है, बट उसमें कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती। दूसरा होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस। इन सब में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट का, जिसकी की वजह से दर्द होता है। और आजकल जो सबसे मुख्य कारण है वो है ओबेसिटी, मोटापा। हम लोगों का जो खान पान है और जो वर्क कल्चर है वो इतना बदल गया है कि हम लोग मतलब जो रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से हम लोगों का मोटापा बढ़ता है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी की वजह से लोग जो हैं वो उतना एक्टिविटी और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब आराम तलब होना, क्योंकि हर चीज़ मोबाइल आ गया है। पहले हम लोग के पास टेलीफोन होता था, बेड पे ही बैठ के आप रिमोट से टीवी देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एक्टिविटी बिल्कुल भी ख़त्म हो गई। तो उसकी वजह से मोटापा एक बड़ा कारण है, जिसके की वजह से नी जॉइंट का दर्द काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि भार एक पर्टिकुलर भार ही उठाने के लिए एक जॉइंट बना होता है। उस पर अगर आप ज़्यादा भार डाल देंगे तो वो कुछ दिनों के बाद उसका जो मेनिस्कस है और इस इन्फ्लेमेशन होता है वो हो जाता है। तो ये तो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि काफ़ी आजकल उसमें हैं। इसके लिए अब मैं डॉक्टर पंकज टंडन को बोलूँ। आप सबका स्वागत है। मैं करीब पूरे स्पेक्ट्रम में बदलते हुए देखा है। मेडिकल वेट का इशू, ये सब डॉक्टर गिरी ने बताया है। देखिए, सबसे बड़ी एक हम लोगों को समझ नहीं हो रहा है कि अगर पेशेंट ऑपरेशन नहीं करा पाता है तो उसको ये लगता है कि वो और कोई ट्रीटमेंट है नहीं, वो निराशा की स्थिति में चला जाता है। और ऑपरेशन हर चीज़ का सल्यूशन नहीं है। एक महंगा ऑपरेशन है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और उसको सही चूज करके सही पेशेंट में करना चाहिए। और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स बिना ऑपरेशन के एक अच्छी स्वस्थ जिंदगी जी लेते हैं। आज हम लोग यही प्रयास करेंगे कि उस दिशा में आप लोगों को नई चीज़ों से अवगत कराएं कि कैसे ये हो सकता है। कोई नेगेटिव नहीं, उसमें सोच की ज़रूरत है, एक लाइफस्टाइल के बदलाव की ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ सब चीज़ हम लोग बैठ के करते थे पहले, आज भी कुछ घरों में गैस का चूल्हा नीचे रख लेते हैं लोग, ठीक है। अब आप उनका अगर एक साइलेंट वीडियो बनाएंगे, देखिए वो औरत कम से कम 100 बार ऊपर नीचे करती है, ऊपर से कोई सामान उठाती है, घंटी दबाता है तो जाती है, तो वो घुटने पे ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेन देती है। फिर वो नीचे बैठ के पाटे पे नहाती है, कपड़े भी नीचे बैठ के धोती है। एक ये कारण हमारे यहाँ नी जॉइंट की आर्थराइटिस जो होती है उसका भी है। तो ये चीज़ों पे अगर हम लोग ध्यान दें, पेशेंट को एजुकेट करें, उसको बताएं, और नॉन सर्जिकल मेथड्स भी उसको बताएं, और पूरी बीमारी का स्पेक्ट्रम बताएं, ये चीज़ है, ये चीज़ हो सकती है, ये ऑप्शन है, आप नहीं करोगे तो ये होगा। तो वो एक मेरे ख्याल से मरीजों के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। बाकी डॉक्टर अग्रवाल आज आपको पूरा डिटेल में सब बताएंगे। सबका बहुत स्वागत है। आज की मीटिंग की सबसे जो खास बात है वो ये है कि हम नी जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये केवल यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स वाले लोग नहीं हैं, केवल हड्डी विशेषज्ञ नहीं हैं, ये जनरल मेडिकल फ्रेटर्निटी के सभी स्पेशलिस्ट यहाँ पर हैं। क्योंकि घुटने की जो समस्या है वो मरीज केवल कई बार ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास तो वो तब पहुँच पाता है जबकि उसके घुटने पूरे डैमेज हो चुके होते हैं। जैसा अभी डॉक्टर टंडन ने और डॉक्टर ऋचा गिरी जी ने या डॉक्टर रीता जी ने बताया, शुरुआती स्टेज में तो वो मरीज सभी के पास जाता है, जिस भी डॉक्टर को वो कंसल्ट कर रहा होता है उन्हीं के पास जाता है। तो आज की मीटिंग की यही विशेषता है कि इसमें हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए सभी लोग हैं, सभी स्पेशलिस्ट हैं, फिजिशियंस, सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट, सभी लोग हैं। अब मैं डॉक्टर ये जैसे कि आप देख सकते हैं इस मॉडल में भी, जैसे डॉक्टर मनीषा ने कहा कि जो डैमेज है वो बहुत ही ग्रेजुअली शुरू होता है। एक दिन में ये स्टेज नहीं आती नी रिप्लेसमेंट पर। तो हम किसी भी स्टेज पे अगर तो हम
आज की बात इस बात पे फोकस है कि हम क्यों ना इस स्टेज पे इसको बीमारी को रोक दें, इस स्टेज तक पहुंचने ही ना दें कि हमें नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। इस स्टेज पे हम शायद दवाओं से कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्टेज पे कुछ और अन्य तरीके हैं जिससे हम इस्तेमाल करके इस सर्जरी को बचा सकते हैं। और इस लेवल पे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये तिरछी बोन को सीधा करने वाली चीज़ें। तो हर लेवल पे अलग अलग तरीके के उपचार और निदान हैं। हर बार ये आवश्यक नहीं है कि हमें कोई बड़ी सर्जरी करनी पड़े। तो आज हम इसलिए चर्चा, जैसे डॉक्टर मनीषा ने कहा कि इट इज ए जनरल टॉक, सभी चिकित्सकों को इसके बारे में जब ज्ञान होगा, न केवल पेशेंट्स, हम लोग के घरों पे भी पेशेंट्स हैं, हम लोग खुद घुटनों के दर्द से पीड़ित हैं कई लोग। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस स्टेज पे इसको रोक पा रहे हैं, ये सीख लें आज ही। और उसको अर्ली, ये प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, तो वो हम कर पाएँ। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस EME को आज आयोजित किया गया है कि वो सारे तरीके जानें जिससे हम रोक सकें। हम आप लोगों के माध्यम से एक और ज़रूरी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो हम लोग का बोन मेटाबॉलिज्म है, हड्डी बनती भी रहती है और बिगड़ती भी रहती है। ये एक्टिविटी बराबर चलती रहती है और करीब 20 वर्ष तक की आयु पे मैक्सिमम बोन मास बन जाता है बच्चों का। कैल्शियम और विटामिन D अगर शुरू में खाया जाएगा तो मैक्सिमम बोन मास बन जाएगा। उसके बाद बढ़ने वाली स्पीड कम हो जाती है, घटने वाली स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर बच्चे आजकल ना दूध पीते हैं, ना ध्यान देते हैं, ना कैल्शियम है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 20 साल की आयु के पहले अगर बच्चों का हम बोन मास अच्छा कर दें तो शायद हम लोग ये हड्डी और जॉइंट्स की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से अगर ये जाए कि बच्चे कैल्शियम और विटामिन D जरूर लें। आजकल तो पैदा होते ही बच्चों को विटामिन D की ड्रॉप्स अब सब बच्चों के डॉक्टर लिखने लगे हैं, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लोगों के कोई प्रश्न है तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होगी कोई भी जवाब देने के लिए। सर, किस उम्र से एहतियात बरतना शुरू करना चाहिए? जैसे आपने बताया तो बैठने, तो ये देखिए, लाइफ स्टाइल बहुत तेजी से बदल रहा है। अब हम लोगों के साइकिल से नहीं चल रहे हैं, गांव का भी व्यक्ति बहुत जल्दी बाइक पे आ गया है, शहर वाले लोग कारों पे चले गए हैं। स्टेयर्स बिल्कुल गायब हो गई, 2 फ्लोर भी जाना है तो लिफ्ट की बटन ही दब रही है हर जगह। जो गेम्स है आउटडोर, फुटबॉल, हॉकी, कोई खेलते कहाँ मिल रहा है, सभी कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, वरना सोशल साइट पे बिजी हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप पे। तो कुछ ना, जो बॉडी हमारी डिजाइन थी दिन भर रसोई में जमीन पर बैठ के घुटने मुड़े हुए झाड़ू पोछा लगाते हुए, वैक्यूम क्लीनर्स आ गए, तो वो खत्म जब हो जाएंगे तो खराब, जैसे कहते हैं बढ़िया बढ़िया घर बनाइए और इसे इस्तेमाल मत करिए, जर्जर हो जाएगा 2 साल में। तो वो घुटने अच्छे से अच्छे भगवान ने दिए, लेकिन अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो अपनी उम्र, पूरी उम्र को जीने के पहले ही डैमेज हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, जॉइंट्स जो है वो मसल से प्रोटेक्टेड होते हैं, आसपास मांसपेशियां होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है जॉइंट को बचाने के लिए। इसलिए जो एक्सरसाइजेज, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइजेज हैं वो हमेशा करनी चाहिए, जो कि योगा में भी कराई जाती है, जिससे कि हमारी मांसपेशियां स्ट्रांग रहें तो हमारे जॉइंट के ऊपर लोड ना आए। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हमेशा शुरू से ही करना चाहिए। क्या मालिश और दवा में कौन सा बेटर होता है? जो हड्डियों को मालिश और दवा, जो दवाई खाई जाती है, जो मालिश ऑयलिंग करते हैं लोग घुटनों में, हड्डी वाले लोग बताएंगे। देखिए, हाँ। मालिश का जी कोई रोल नहीं है। होता जी। क्या है, जो आप तेल लगाते हैं ऊपर से, जी 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 वो स्किन को थोड़ा सा इरिटेट, एक तरीके से सेंसेशन देता है। जी। तो साइंस ये है कि उतनी देर दिमाग को वो सिर्फ सेंसेशन आती है, पेन की सेंसेशन नहीं आती है। तो आप बीमारी को या डिजीज प्रोसेस को कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप जोर से मोड़ देंगे तो आप नुकसान और पहुंचा देंगे। इसमें एक चीज थोड़ी सी फनी है लेकिन एक्चुअल है। अभी तक आप, अगर आप इसे ऑफ द रिकॉर्ड नोट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं देखता था टीवी में डॉक्टर ऑर्थो तेल, और वो अपने जावेद साहब उसका विज्ञापन करते थे, और अभी मुझे पता लगा कि जावेद साहब व्हील चेयर पे आ गए और उनके घुटने बदल दिए गए। तो मालिश और तेल का इफेक्ट देखिए कि जो खुद उसको बेच रहा था, विज्ञापन कर रहा था, उसको खुद को घुटने बदलवाने पड़ गए।
तो इसलिए आप मैसेज क्लियर है कि मास्क ये चूंकि मरीज को लगता है बड़ा आसान और उसको थोड़ी देर के लिए एक फीलिंग आती है गर्माहट की, तो वो उतनी देर पेन नहीं फील होता है, बट वो प्रोसेस अंदर से जो हो रहा है वो तो वही चलता रहेगा। तो आपको बाकी चीजें एक्सरसाइज, दवाएं, प्रिकॉशन वो करने पड़ेंगे। ये हम लोग ज्यादातर ये ट्यूब ये सब लिखते हैं, कभी कभी पेशेंट की डिमांड तो कहते आपको लिख दीजिए, कुछ तेल बता दीजिए, तो ज्यादातर हम लोग ये क्षणिक देरी के लिए होता हाँ, है। एक छड़ी एक अच्छी चीज है। जैसे अगर किसी को पेन ज्यादा हो रहा है, जी। अब हमारे यहाँ लोगों को 75 के हो जाएंगे, 70 के हो जाएंगे, पर छड़ी लेने में बड़ी शर्म है। अगर आप एक छड़ी लेते हैं तो आप अपने घुटने पे लोड कम कर देते हैं। भाई आपका बॉडी का वेट छड़ी के थ्रू नीचे जा रहा है, तो डी लोडिंग हो जाती है घुटने की। एक मेथड ये भी है, पर आप अक्सर हम लोग मरीज से कहते हैं अरे डॉक्टर साहब अभी कहाँ से छड़ी, या 75 का होगा, 80 का होगा, पोते पर पोते हो गए होंगे। ये चीजें ग्रेजुअली हम लोग को छड़ी देने में क्या प्रॉब्लम है, ले सकते हैं आप छड़ी। लेकिन दवाएं जैसे आपने पूछा, दो तरह की दवाएं हैं। एक तो दर्द की दवाएं जो कि नुकसानदेह हैं, केवल आराम दे रही हैं छड़े। एक ऐसी भी दवाएं जिन्हें हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं, जिनसे कार्टिलेज बनती है। वो दवाएं लेना शुरुआती ग्रेड 1 ग्रेड 2 में बहुत ही हेल्पफुल है। और आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो उनके प्लांट ओरिजिन है, जैसे कि पॉसिबल सेरेटा, कुरकुमिन, मोबली, ये सब हमारी डे टू डे लाइफ में उपयोग होने वाली चीज़ें। जैसे हल्दी है, हल्दी इज वेरी रिच इन कुरकुमिन, और अपने यहाँ हर तीज त्योहार पूजा में हल्दी की 4 गांठें रख दी जाती हैं। तो इसका मतलब अपने पूर्वजों ने इतनी सुंदरता से हेल्थ को धर्म से, पूजा से जोड़ दिया, जिससे कि हम सभी लोग फिट रह सकें। मोबली, एलोवेरा में मोबली प्रचुर मात्रा में है, और एलोवेरा बड़े सस्ते में सब जगह, ग्वार पाठा जिसे कहते हैं, उपलब्ध है। मलिए आप घुटने पे, खाइए उसे थोड़ा थोड़ा, आपके घुटने मस्त चंगे रहेंगे। तो ये चीज़ें प्रचुरता से हैं, महंगी भी नहीं है, और आप अपने घुटनों को बचा सकते हैं इस तरह की सर्जरी से, इन चीज़ों से। तो दवाएं मैंने बताया कि 2 तरह की है। दर्द की दवा ऑफकोर्स, और खासकर स्टेरॉयड बिल्कुल ना खाएं। स्टेरॉयड ना खाएं, मतलब इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगा। कुछ पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, वो कहते हैं कि नौबस्ता चौराहे पे DCM पे वो पुड़िया 30 खरीद लाते हैं और 1 महीने चलती है। हम लोग से कहते हैं आपकी दवा तो डॉक्टर साहब काम ठीक करती, वहाँ खाते हैं, पुड़िया खाते हैं, दर्द छूमंतर स्टेरॉयड करेगा, और बाद में उसकी किडनी और बाकी चीजों पे क्या इफेक्ट होगा। तो फिर होता क्या है कि वो वही लाता है, खाते रहते हैं। और यहाँ हम लोगों को बताना है कि भाई ये चीजें नुकसानदेह हैं। अब पेन की दवाओं में भी ये भी देखना है कि डायबिटिक है पेशेंट, तो उसको कौन सी पेन की दवा। अब क्या होता है, पेशेंट मेडिकल स्टोर जाता है, पेन की दवा खरीदता है। अगर वो डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, तो उसको कुछ ही तरह की दर्द की दवाएं अगर जरूरी है तो देनी चाहिए, हर दवा नहीं दे सकते। ये केमिस्ट को मालूम नहीं होता है, वो जो चाहता देता है। फिर वो खाती है, एक पेशेंट खाता है, तो उसकी चाची खाती है, कहते तुम्हें दर्द है, हम भी खा लेते हैं। फिर कोई खाता है, फिर कोई खाता है, और इसी तरह हमारी एलोपैथिक दवाएं बदनाम हो रही हैं। सुपरविजन में खाई जाएं तो बहुत अच्छी है। अब आप एक पेन किलर नहीं खाएंगे, बहुत नुकसान करता है। अरे आपने उसको, आप अपनी गाड़ी को 180 पे चलाएंगे तो एक्सीडेंट तो होगा। अब ये गाड़ी बनाने वाली गलती नहीं, उसने 180 तक गाड़ी आपकी चल सकती है। दवाएं तो बहुत अच्छी हैं, पर आप सुपरविजन में खाओ, जितने दिन कही गई है खाओ। एक पर्चे को 2-2 साल चलाता है, 3 साल लोग खाते हैं, 4 साल हम लोग सब फेस कर रहे हैं। उसी दवा से पूरा परिवार दवा खाता रहता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ केमिस्ट हैं जो कायदे से तो पर्चे पे एक उसकी मियाद होती है कि आप इतने दिन में देंगे। एक हमारी आंटी तो एक दवा कंपनी इतनी छूट की कि उसके पूरे गत्ते खरीदते। हाँ, तो सीरियसली नाम नहीं बताऊंगा इस दवा का, लेकिन उनके यहाँ गत्ते आते हैं मंथली, जैसे मंथली न्यूज़पेपर आ रहा है, ऐसे ही हाँ, कि हमारे पूरी लिस्ट में सब, मतलब साबुन, पाउडर, ब्रेड के साथ साथ दवा का पर्चा, इतनी गोली है आनी है। पूछते नहीं है, वो डॉक्टर सुपरविजन में नहीं आती है, और इसीलिए हमारी दवाएं बदनाम। ये मिसयूज ऑफ मेडिसिन। मिसयूज ऑफ मेडिसिन। और कोई प्रश्न हो तो प्लीज बताइए। महोदय, सॉरी आप कुछ कह रहे हैं? दूध को छोड़कर प्रकृति द्वारा दी गई और खान पान में सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में होता है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न कहा है। दूध में ऑफ कोर्स, दूध और दूध से निर्मित चीज़ों में तो कैल्शियम है ही है, लेकिन जैसे ड्राई फ्रूट्स, फल, हालांकि केला और इवन नॉन वेज डाइट जो है उन सब में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है।
सभी को अंकुरित भी खाना चाहिए, उसमें भी बहुत सारे कैल्शियम होता है। जैसा कि सुना जाता है कि प्राकृतिक चूना उसमें भी कैल्शियम। जी, प्राकृतिक चूना में कैल्शियम तो बहुत है, लेकिन चूने की एक मात्रा है ना, आप कितना खा लेंगे, कोई किलो भर तो खा नहीं लेंगे। और उसमें इम्प्योरिटीज भी होंगी। हाँ, तो देखिए इसलिए चूना कैल्शियम तो होगा पर उसमें इम्प्योरिटीज भी होंगी ना, और वो हम लोग को नहीं मालूम है क्या उसमें कुछ चीजें और हैं जो नुकसानदायक हैं ना, तो है कैल्शियम। तो हम पान खाने वाले इस बहाने से पान खाते रहते हैं कि इसका चूना हमें फायदा कर रहा है। तो वैसे फायदा करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा ऐसा जरूरी नहीं। अभी एक सवाल किसी ने पूछा था कि कब से प्रिवेंशन होना चाहिए हड्डी का, तो इसके लिए मैं ये प्रकाश डालना चाहूँगी कि माँ के गर्भ से ही हड्डी का विकास होना शुरू हो जाता है। तो जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भवती स्त्री को ही हम लोग कैल्शियम एडवाइस करते हैं, जो कि माँ के लिए भी होता है और बच्चे के लिए भी होता है। अगर गर्भावस्था से ही बच्चे में हड्डियों में मजबूती है और प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है तो बड़े होकर उसकी हड्डियाँ काफ़ी विकसित रहेंगी और मजबूत रहेंगी। तो इसको हम लोग कहते हैं एंटीनेटल ओरिजिन ऑफ एडल्टहुड डिजीजेज, मतलब बड़े होने की जो बीमारियां हैं उनकी आरंभ गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है, और तो उसी तरह उसका प्रिवेंशन रोकथाम भी गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। ये चीज़ और जैसे बच्चे को कौन से खेल या कौन सा योगा मतलब सिखाना चाहिए? अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इंडोर की जगह आउटडोर स्पोर्ट्स जिसमें बच्चे उछलें कूदें और खुली धूप में खेलें। आउटडोर से फायदा विटामिन डी का भी होगा। जब वो एसी की जगह खुले में खेलेंगे तो विटामिन डी भी उनकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा और अंदर स्किन में बनेगा, तो विटामिन डी भी बनेगा। जब वो खेलेंगे कूदेंगे तो उनकी भूख भी बढ़ेगी और फिर वो कैल्शियम और दूध और ये सब चीज़ें अंदर से उनका मन करेगा खाने के लिए। अभी क्या होता है, वो जोमेटो स्विगी जंक फूड, इंडोर बैठे बैठे वो जंक फूड खाए जा रहे हैं, भूख है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि घुटनों पे लोड ना पड़े। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अमूमन ये सोचा जाता है कि आपका अगर 1 किलो वजन बढ़ा तो 1 किलो घुटने पे भी जोर आएगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। जब आप फिजिक्स देखते हैं तो 1 किलो वजन बढ़ने पे 7 किलो का वजन घुटने पे आता है। अगर हम इसके ठीक उल्टा कर दें तो अगर जैसे डॉक्टर ऋचा गिरी ने अभी कहा था कि वजन ओबेसिटी एक बड़ा रीजन है, 1 किलो वजन अगर आप घटा लेते हैं तो घुटना 7 किलो से फ्री हो जाएगा और उसे 7 किलो की स्वतंत्रता महसूस होगी। तो 7 किलो उसे मजा आएगा घुटने को, और घुटने के दर्द के लिए ही बात हो रही है, तो वजन घटाना बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है घुटने के दर्द के लिए। इसके क्या उपाय हैं? इसके उपाय बहुत ही अच्छे आप प्रश्न पूछ रहे हैं। मतलब अभी तक हम लोग, मेरे पास पेशेंट आते हैं कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप पहले घुटने का दर्द तो ठीक करिए, तब तो मैं चलूँ और वजन कम करूँ, तब वॉक पे जाऊँ। तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि एक्सरसाइज और वॉक केवल 30% सहयोग करेगी आपके वजन को घटाने में, 70% सहयोग होगा जैसे डॉक्टर मनीषा ने बताया डाइट से। खान पान बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको अभी चलना नहीं है, तो डाइट अगर आप कंट्रोल ठीक से रखें, हेल्दी डाइट खाएं, तो आपका 70% वजन कम हो सकता है। हेल्दी डाइट के अलावा हेल्दी डाइट मीन्स फलाहारी से, हाँ, मतलब अंकुरित अनाज है, दलिया है, दाल है, और खाना रात में खाना खाने के और सोने के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का अंतर होना चाहिए। नॉर्मली सब थक हार के घर पहुंचते हैं और टीवी देखते देखते खाना खाते हैं और अंदाज़ा नहीं रहता है कि कितना खा रहे हैं, और फिर वो इतना थके हुए होते हैं कि खाते ही सो जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है वज़न बढ़ाने के लिए। तो रात का खाना जल्दी होना चाहिए, रात का खाना हल्का होना चाहिए, नाश्ता राजाओं जैसा होना चाहिए, और डिनर जो है वो भिखारियों की तरह होना चाहिए, और खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 2-2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। रोटी पराठा ये सब चीज़ें रात में नहीं होनी चाहिए, इसी से डाइट कम होता है। डाइटिंग ऐसे ही होती है। अगर तरीके से कहा जाए मोटी तौर पे, तो जो जुबान को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है वो स्वास्थ्य के लिए नहीं अच्छा। आप कचौड़ी सामने रखी हो और खीरे रखे हो, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं खीरा कौन खाएगा, है ना। तो आप सिस्टम देखिए, मैं बड़ा प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। खीरा की मात्रा बदल दीजिए, खीर हो जाए। प्रॉब्लम क्या है ना, आपको मान लीजिए 2 बजे खाना खाना है, आपको भूख लगी है, आप 12:30-1 बजे सलाद खाइए ना, कटोरी खीरा खाइए, उसकी प्लेट बनवाइए, टमाटर खा लीजिए। आपको जब खाना आएगा तो आधा पेट तो वैसे ही भरोगे। ये प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं कि आपको चुपड़ी हुई रोटी और कचौड़ी नहीं तो आपने पहले इतना 11 बजे 12 बजे के आसपास कर दिया।
इट इज डिफिकल्ट, यू हैव टू वर्क ऑन इट। अपने शेड्यूल के हिसाब से, आपका वर्किंग शेड्यूल कैसा है वैसे आपको डाइट करना है, देखना है हमारा ऑयल, घी, मिठाई, तली हुई चीजें ये कम हो। अब घूम रहे हैं उधर भुजिया का पैकेट आ गया, ठीक है, ये आप लइया चने भी मंगा सकते हैं, आवा के बुने हुए लइया चने भी आप मंगा के खा सकते हैं, उसके बजाय आप भुजिया का पैकेट और बाहर से समोसे मंगाओ। आज से कई वर्ष पहले जब हम लोग छोटे थे तो कहते थे पूजा और खाना बहुत ही अकेले में शांति से करना चाहिए, मतलब उतनी कंसंट्रेशन आपकी खाने में भी हो जैसी आप पूजा करने में रखते हैं। मीनिंग देयर बाय यही है कि आप बहुत ही कॉन्शियस होकर ईटिंग करें। अभी फास्ट फूड के जमाने में और बुफे के जमाने में बिल्कुल अनकॉन्शियस ईटिंग है, बात करते हुए खाते हैं, पता ही लगता है कि पनीर खा रहे हैं, कि रोटी खा रहे हैं, कि चावल खा रहे हैं। तो हम लोग जीभ से खा रहे हैं, जीभ जो कह रही है, टेस्ट जो कह रहा है वैसे खा रहे हैं, मन या दिमाग क्या कह रहा है वो नहीं खा रहे। तो हमारी क्या ज़रूरत है वो हम नहीं ले रहे हैं, जो हमें जीभ बता दे रही है वो खा ले रहे हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम है। जब भी हम फोकस फूड खाना खाएंगे तो मेरे ख्याल से सारी समस्याओं के निदान मिलते चले जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि लोग पहले कहते थे सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, अब ज़्यादातर 90 का 99% लोग सूर्य अस्त के बाद भोजन, दोनों में पाचन क्रिया में कितना अंतर आता है बॉडी का? देखिए डॉक्टर रीता मित्तल साहब ने अभी आपको इस बात के बारे में बताया था कि आपने बहुत अच्छी बात कही, हमें हमेशा ही सूर्य, देखिए अगर जितना आप नेचर के नज़दीक जाएं, प्रकृति के नज़दीक, आप प्रकृति से ही तो पंच तत्व से बने हुए हैं, मिट्टी, जल, वायु, तो नेचर के नज़दीक रहिए। सूर्य अस्त हो गया आपकी भी एक्टिविटी डाउन हो जानी चाहिए, क्यों खाना खा रहे हैं उसके बाद। लेकिन हमने वही कहा कि जो लाइफ स्टाइल बढ़ता जा रहा है हमारा एडवांस, जैसे हम लोग कहते हैं बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया, देखिए कितनी बढ़िया लाइटें चल रही हैं, ये हो गया, गाड़ी हो गई, AC हो गया, तो उन लाइफ स्टाइल से हमने चेंज कर दिया, लेट खाना खाने लगे। लेकिन बॉडी को इससे कोई लेना देना नहीं, बॉडी अपने समय पे जूस फेंक रही है पाचन करने के लिए, तो वो फूड आपको कुछ फायदा नहीं कर रहा बल्कि नुकसान कर रहा है। तो इसलिए आप बढ़िया नेचर के साथ चलिए, सूरज के साथ होगी, सूरज के साथ अस्त हो जाइए, सो जाइए, या एक्टिविटी कम कर दीजिए, खाना पीना बिल्कुल जीरो के लेवल पे ले आइए, और जब सन आए तो आप शुरू करिए। इसीलिए गांव के लोग जहाँ बत्ती नहीं होती, मैं कहता हूँ ये कोई ठीक है वो विकास नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो उसे बड़ा फायदा कर रहा है। ना फ्रिज है ना बत्ती है, ना आप खाना स्टोर कर सकते हो, ना बासी खाओगे, और शाम को 6-7 बजे खाना खाए खत्म। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ चलो गाँव की ओर, चलो गाँव की ओर, तो कम से कम हेल्दी तो हो जाएंगे। और गाँव के किसी मरीज की घुटने की सर्जरी भी नहीं करता हूँ, सब शहर वालों की ही करता हूँ, किसी गाँव वाले की नहीं करता हूँ, किसी की। वो खेत में पैदल चल लेते हैं, वो खेत में पैदल चल लेते, यहाँ बाइक से चलते हैं, यहाँ बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं। ओबेसिटी नहीं है, ओबेसिटी गांव में बहुत कम है, ओबेसिटी। लेकिन आप जाने के पहले आप सभी से गुजारिश है